अध्याय 2421। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। निशा ने मन ही मन महारानी के काम को पूरा करने की ठान ली। दूसरी तरफ मोक्ष अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा हुआ बाहर की रिपोर्ट ले रहा था। वो शायद इस जगह पर पहुंच चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपनी योजना को अंतिम रूप देना होगा। मोक्ष अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था। उसने अपनी टीम से कहा, हम अपनी चालों को और तेज करेंगे ताकि उस अभेद्य दीवार को तोड़ा जा सके। मोक्ष के गुट ने फैसला कर लिया था कि वे अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे और आर्यन को रोकने के लिए हर संभव पैंतरा आजमाएंगे। जो कुछ भी उनके पास था, वे आर्यन के खिलाफ झोंकने के लिए तैयार थे। गॉड रेल्म के भीतर समृद्धि अभी अभी वापस लौटी थी, पर आते ही उसे पता चला कि आर्यन वहां नहीं था। वो कहाँ गया है? समृद्धि ने शीतल से पूछा। वो इस समय डीमन गॉड रेल में है, शीतल ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। समृद्धि के सामने शीतल हमेशा थोड़ा असहज महसूस करती थी, क्योंकि समृद्धि साक्षात शुद्ध प्रकाश का रूप थी। वो वहां अकेले क्यों गया? समृद्धि ने पूछा। क्योंकि हम सब उसके साथ नहीं जा सकते थे, शीतल ने कहा। उसे कम से कम मेरा इंतजार तो करना चाहिए था, समृद्धि ने थोड़े असंतोष भरे लहजे में कहा। वो बात। शीतल उलझन में पड़ गई कि आगे क्या कहे। तुम चुप क्यों हो? समृद्धि ने दोबारा पूछा। तभी शीतल ने हार मानते हुए प्रिया को आवाज लगाई। प्रिया, प्लीज मेरी मदद करो। प्रिया ने वहां आकर बात को संभाला। समृद्धि दीदी, वो अकेले ही गए हैं और नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ आएं। उनका कहना था कि हमारे साथ जाने से वहां मुसीबत बढ़ सकती है। हम सिर्फ यहीं उनका इंतजार कर सकते हैं। अगर कोई जरूरत होगी तो वे हमें खुद याद करेंगे। प्रिया ने आसान शब्दों में समझाया, जिसे सुनकर समृद्धि शांत हुई। ठीक है, तो फिर मैं खुद उसे देखने वहां जा रही हूं, समृद्धि ने कहा। अरे एक मिनट रुकिए, प्रिया ने उसे रोकना चाहा। रहने दो प्रिया, तुम उसे नहीं रोक पाओगी, शीतल ने कहा। वो एक बेहद शक्तिशाली महिला है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सोचकर उन्होंने समृद्धि को जाने दिया। समृद्धि वहां से निकल पड़ी। आर्यन को ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वो रेल्म की सीमा के पास पहुंची तो वहां पहरा दे रही अनुष्का से उसकी मुलाकात हुई। आप कहाँ जा रही हैं? अनुष्का ने पूछा। मैं डीमन गॉड रेल्म जा रही हूं, समृद्धि ने कहा। क्या आप वहां जा रही हैं? अनुष्का हैरान रह गई। वो जगह बहुत खतरनाक है, क्या आप ठीक रहेंगी? सब ठीक रहेगा, मैं पहले भी वहां जा चुकी हूं, समृद्धि ने मधुर आवाज में कहा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मेरे लिए वहां जाना थोड़ा मुश्किल होगा, अनुष्का ने अपनी हिचकिचाहट दिखाई। चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, समृद्धि ने भरोसा दिलाया। समृद्धि प्राचीन काल की सबसे ताकतवर कल्टीवेटर्स में से एक थी, इसलिए उसका वादा पत्थर की लकीर था। अनुष्का ने कुछ देर सोचा। ये एक बेहतरीन मौका था उस दुनिया को करीब से देखने का जिसे उसने आज तक नहीं देखा था। ठीक है, तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूं, अनुष्का ने आखिरकार फैसला कर लिया। दोनों चुपके से सीमा पार कर गईं। अपनी पहचान छुपाने के लिए समृद्धि ने कुछ विशेष जादुई अंगूठियों का इस्तेमाल किया, जो मीनल की नुआ अंगूठी की तरह ही हुलिया और ताकत को पूरी तरह छुपा देती थी। अब वे डीमन गॉड रेल्म के आम लोगों जैसी दिख रही थी। उधर आर्यन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था। संप्रदाय के लोगों या उसके अपने क्लोनों को अभी तक मोक्ष का कोई सुराग नहीं मिला था। वो कमीना कहाँ छुपा है, उसे ढूंढना वाकई टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, आर्यन ने सोचा। वो बहुत ही शातिर तरीके से अपनी चालें चल रहा था। मुझे अब किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी होगी जिसका प्रभाव बहुत बड़ा हो, तभी काम तेजी से होगा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, आर्यन ने कहा। दरवाजा खुला और संप्रदाय की सबसे खूबसूरत शिष्या निशा अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या काम है? आर्यन ने पूछा। मैं बस आपके दिए हुए काम की प्रगति बताने आई हूं, निशा ने कहा। क्या तुम्हें कुछ पता चला? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। थोड़ा बहुत, निशा ने कहा कि उसे मोक्ष के बारे में कुछ जानकारी मिली है। तो फिर बताओ, आर्यन ने कहा। पर यह मुफ्त में नहीं मिलेगा, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, मुझे पता है कि तुम्हारी जानकारी मुफ्त की नहीं होगी। तो बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए? आर्यन ने पूछा। मुझे थोड़ा सोचने दो, निशा धीरे धीरे चलकर आर्यन के बिल्कुल करीब आ गई। दोनों के चेहरों के बीच अब महज कुछ इंच की दूरी थी। मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूं, निशा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। वो अपनी महारानी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आर्यन से उसकी असलियत उगलवाना चाहती थी। निशा ने अपनी आकर्षण की तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो आर्यन के दिमाग को भटका सके। आज तक इस कला के सामने कोई भी पुरुष नहीं टिक पाया था और वे सब कुछ उगल देते थे जो निशा जानना चाहती थी। निशा को वैसे ये तरीका पसंद नहीं था, पर आर्यन जिस तरह नियमों से परे था, उसे काबू में करने के लिए निशा ने इसी पैंतरे का इस्तेमाल करना सही समझा। अध्याय 2422। निशा के साथ सैर। आर्यन ने निशा की तरफ देखा।
इस जगह पर उसकी मुलाकात जिन महिलाओं से हुई थी, उनमें निशा वाकई काफी खूबसूरत थी। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब है? लोग हमारे बारे में कुछ गलत समझ सकते हैं, निशा ने घबराते हुए कहा। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, निशा असहज हो गई। न जाने क्यों, आर्यन के इतने करीब होने पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे भला क्या हो रहा है? निशा को अजीब लगा। आज से पहले उसने किसी पुरुष के सामने ऐसी बेचैनी और शर्म महसूस नहीं की थी। आर्यन भी निशा के हाव भाव देखकर थोड़ा उत्सुक था, इसीलिए उसने अपनी आकर्षण क्षमता का एक धीमा सा झटका छोड़ा, ताकि देख सके कि निशा के मन में क्या चल रहा है। तो फिर बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आर्यन ने पूछा। निशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो चाहकर भी आर्यन की आंखों में सीधे नहीं देख पा रही थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आर्यन ने थोड़ा और करीब आकर कहा। मैं निशा एक अजीब कश्मकश में फंस गई थी। वो आर्यन का मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी। आर्यन की मजबूत पकड़ के कारण वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। अब मैं क्या करूं? निशा सोचने लगी। इस समय उसकी हालत भेड़िए की मांद में फंसी एक नन्ही खरगोश जैसी हो चुकी थी। जो भी बात है साफ साफ कह दो। आर्यन ने निशा के कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसों से निशा का पूरा शरीर थरथरा उठा। ये कैसी अजीब सी सनसनी है? निशा को आर्यन के करीब होने पर एक अजीब सा सुकून और अच्छा एहसास होने लगा था। मैं बस तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियां जुटाने आई थी, इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं है। निशा ने सच बता दिया। उसका मकसद सिर्फ आर्यन की असलियत का पता लगाना था। क्या सिर्फ इतनी सी बात है? आर्यन ने पूछा। हाँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, निशा ने कहा। तो फिर उस जानकारी का क्या हुआ जिसकी मुझे तलाश है? आर्यन ने पूछा। मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन वो इस इलाके की नहीं है, निशा ने बताया। तो फिर वो जगह कहाँ है? आर्यन ने पूछा। वो उत्तरी क्षेत्र में है। इस समय वो पूरा इलाका वहां के बड़े मंत्रियों के बीच सत्ता की लड़ाई के कारण पूरी तरह अशांत है, निशा ने कहा। किसी भी अपराधी या भगोड़े के छुपने के लिए वो सबसे सुरक्षित जगह है। एक अशांत और अराजक जगह। आर्यन ने कुछ देर सोचा। निशा की बात में दम था। जब किसी जगह पर पहले से ही उथल पुथल मची हो, तो वहां छुपना सबसे आसान होता है, क्योंकि किसी का ध्यान आप पर नहीं जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत काम की जानकारी दी है, आर्यन ने कहा। आर्यन ने तुरंत फैसला किया कि वो अपने कुछ क्लोनों को उस उत्तरी क्षेत्र में भेज देगा, ताकि मोक्ष का पता लगाया जा सके। निशा से जरूरी जानकारी मिलने के बाद आर्यन ने उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। जैसे ही आर्यन ने उसे छोड़ा, निशा के पैर लड़खड़ा गए। आर्यन के संपर्क में आने से उसका पूरा शरीर जैसे बेजान हो चुका था। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने हाथ बढ़ाकर पूछा। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है? निशा ने मुंह फुलाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि ये सब आर्यन की ही शरारत है। आर्यन उसकी ये बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसने एक बार फिर निशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ओह! निशा ने आर्यन का हाथ थाम लिया। उसे अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि ये लड़का जितना खौफनाक है, दिल से उतना ही भला भी है। ये तो बहुत अजीब है। ये लड़का जरूरत से ज्यादा अच्छा है, निशा ने सोचा। इस क्रूर दुनिया में ऐसे स्वभाव के साथ टिकना मुश्किल होता है। भले ही आर्यन सामने से बहुत सीधा दिखता था, पर उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था। आर्यन को निशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था, और वो इसका पूरा फायदा उठाने वाला था। शायद मुझे कुछ देर के लिए बाहर टहलने जाना चाहिए, आर्यन ने कमरे से निकलते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निशा ने तुरंत कहा। वो आर्यन के साथ जाना चाहती थी ताकि उस पर नजर रख सके। ठीक है, आर्यन ने हामी भर दी और दोनों एक साथ होटल से बाहर निकल आए। जब आर्यन और निशा शहर की सड़कों पर टहल रहे थे, तो कई लोगों की नजरें निशा पर टिक गई। वे सब निशा को बड़े चाव से घूर रहे थे। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि निशा की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा था। तुम तो यहाँ काफी लोकप्रिय लगती हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक कोई जरूरी काम ना हो, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, निशा ने कहा कि वो ज्यादा बाहर नहीं आती। अच्छा, तो तुम अपना ज्यादातर समय संप्रदाय के भीतर ही बिताती हो? हाँ, मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संप्रदाय के भीतर ही कड़ा अभ्यास करती हूँ, निशा ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही काफी शक्तिशाली हो, आर्यन ने सहजता से कहा। क्या? निशा आर्यन की ये बात सुनकर पूरी तरह चौंक गई। क्या इसने मेरी असली ताकत को पहचान लिया है? लेकिन मैंने तो अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह छुपा कर रखा था। निशा के दिमाग में खलबली मच गई। वो आर्यन को उलझन और शक भरी नजरों से देखने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं आर्यन को उसकी असली पहचान और उसके गुप्त मिशन के बारे में भनक तो नहीं लग गई है। तभी कुछ शराबी कबाबियों का एक झुंड निशा के सामने आकर रुक गया। ओ सुंदर लड़की, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी? उनमें से एक ने नशे में धुत होकर पूछा। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना,
निशा ने कड़े लहजे में उन्हें मना कर दिया। अरे आओ भी, हमारे साथ चलोगी तो जिंदगी भर याद रखोगी, उन बदमाशों ने निशा का रास्ता रोकते हुए कहा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं पहले से ही किसी के साथ हूं? निशा ने गुस्से में आर्यन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे उनके मामले में दखल ना दें। बड़ा घमंड है तुझमें, तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं तमीज से बात कर रहा था और तू नखरे दिखा गई है। अब तूने हमसे पंगा ले ही लिया है, वो शराबी गुस्से में चिल्लाया। निशा को इन 2 कौड़ी के गुंडों की कोई परवाह नहीं थी। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और आर्यन के साथ आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा यहीं रुक जाओ। एक गुंडे ने निशा के आगे आकर उसका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ, निशा ने आखिरी वहतवानी दी। वो शहर के बीचों बीच कोई तमाशा नहीं चाहती थी। और अगर हम न हटे तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी, उन मवालियों ने हंसते हुए कहा। निशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि आर्यन बीच में आ गया। अगर तुम लोग सीधे रास्ते से नहीं हटे तो मैं सबको लात मार के यहां से हवा में उड़ा दूंगा, आर्यन ने उन लोगों के सामने आकर ठंडे लहजे में कहा। आर्यन को अपनी सैर में किसी भी तरह का दखल पसंद नहीं था, और खासकर तब जब कोई उसके सामने किसी महिला को परेशान कर रहा हो। हाँ, तूने क्या कहा बे? उन गुंडों का गुस्सा आर्यन पर फूट पड़ा। वे आर्यन को जानलेवा नजरों से घूरने लगे। उन्होंने बिना सोचे समझे आर्यन पर मुक्के और लातें बरसानी शुरू कर दी। आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने बस अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए उनके हर एक वार को हवा में ही ब्लॉक कर दिया। आर्यन की एक एक जवाबी लात इतनी सटीक और जोरदार थी कि सामने आ रहे गुंडों के हाथ और पैर पल भर में टूट गए और वे दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर ढेर हो गए। अध्याय 24-23 तान्या और निशा की मुलाकात। वे सब दर्द से चिल्ला उठे। आर्यन के उस इकलौते प्रहार का प्रलयंकारी वार वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुम सब बेवकूफ हो क्या? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इस लड़के को जान से मार डालो, उनके नेता ने कड़कड़ाते हुए अपने बचे हुए गुंडों को हुक्म दिया। बॉस, ये नामुमकिन है। इस लड़के का शरीर पत्थर से भी ज्यादा मजबूत और सख्त है। इस पर मुक्के मारने से हमारे खुद के हाथ पैर टूटकर बिखर रहे हैं, गुंडों ने रोते हुए अपनी आप बीती बताई। क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? वो सिर्फ एक मामूली सा लड़का है। जल्दी से सब मिलकर उस पर हमला करो और उसका किस्सा खत्म करो, नेता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। हम समझ गए। उन सब ने तुरंत अपनी तलवारें और धारदार छुरियां निकाल ली। उनका इरादा आर्यन को उसी चौराहे पर मार डालने का था। मैं तुम्हारी मदद करती हूं, निशा ने आर्यन के पास कदम बढ़ाते हुए कहा कि वो इस लड़ाई में उसका साथ देगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आर्यन ने बिना पीछे मुड़े निशा से कहा। इन मामूली कीड़ों को साफ करने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। मैं तुम सबको अभी के अभी राख में मिला दूंगा, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। तू अभी मरेगा, वे सब चिल्लाए और अपने हथियारों को हवा में लहराते हुए आर्यन की तरफ तेजी से लपके। लेकिन तभी आर्यन ने अपने पूरे शरीर को एक दिव्य और प्रचंड अग्नि, प्रोफाउंड फ्लेम्स के कवच से ढक लिया। जैसे ही वे गुंडे आर्यन के करीब पहुंचे, उनके हाथों में थामी लोहे की तलवारें और छुरियां आर्यन के शरीर को छूने से पहले ही पिघलकर बह गईं और आग की लपटें उनके हाथों तक पहुंच गईं। आह, ये क्या बला है? वे सब खौफ के मारे पीछे हटने लगे। आर्यन के शरीर के चारों तरफ जल रही उस सुरक्षात्मक आग के कारण अब किसी में भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं बची थी। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके इरादे को भांपते ही आग की तेज लपटें एक तूफान की तरह सीधे उन गुंडों की तरफ बढ़ गईं। आह! पूरा इलाका उनकी चीखों से गूंज उठा। वे सब उस भयानक आग की चपेट में आ गए। आर्यन के इस वार से उनके शरीर और कपड़े बुरी तरह झुलस गए और वे जमीन पर तड़पने लगे। ये कैसे हो सकता है? उनका नेता ये खौफनाक मंजर देखकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अपने आदमियों की ये दुर्दशा देखकर उसकी पूरी हेकड़ी पल भर में गायब हो गई और वो पूरी तरह बेबस हो गया। समाज के कचरे का एक और घटिया समूह, आर्यन ने उन गुंडों की तरफ घृणा से देखते हुए कहा। ये वही दरिंदे थे जो कमजोरों को लूटते थे और उन्हें जान से मार देते थे, इसलिए इन्हें रास्ते से हटाना बेहद जरूरी था। जरा रुको, आर्यन उस गुंडों के सरगना की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे आर्यन उसके करीब आ रहा था, उस नेता का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ता जा रहा था। आर्यन की परछाई भी उसे साक्षात यमराज की तरह लग रही थी। अब बताओ, आर्यन ने उसके सामने खड़े होकर भारी आवाज में पूछा। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उसने रोते हुए आर्यन के पैर पकड़ लिए और रहम की भीख मांगने लगा। तुम भला मुझे ऐसा क्या दे सकते हो? आर्यन ने उदासीनता से पूछा। मैं आपको बहुत सी कीमती चीजें दे सकता हूं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, यहां तक कि अगर आप इस शहर की किसी भी खूबसूरत महिला को पाना चाहते हैं तो मैं उसे सीधे आपके पास लाकर खड़ा कर दूंगा। उसने जान बचाने के लिए आर्यन को लालच देने की कोशिश की। बहुत दुख की बात है, पर मुझे तुम्हारे जैसे कचरे की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, आर्यन ने कहा। बैम! आर्यन ने बिना कोई रहम दिखाए उस दुष्ट को वही कुचलकर हमेशा के लिए शांत कर दिया। इस तरह इस जगह से एक और बुरे इंसान का अंत हो गया। हालांकि ऐसे अपराधियों की तादाद यहां इतनी ज्यादा थी कि पूरे इलाके पर इन्हीं का सिक्का चलता था।
निशा चुपचाप खड़ी आर्यन को देख रही थी। वो आर्यन के इरादे को समझ रही थी कि वो इस जगह को ऐसे कचरे से साफ करना चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे, निशा ने आर्यन के पास आकर कहा। कोई गलतफहमी मत पालो, मुझे बस ऐसे दुष्ट और घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, आर्यन ने साफ किया। तुम्हारी जुबान से ये बात सुनकर अच्छा लगा। सच कहूं तो इस क्रूर दुनिया में तुम्हारे जैसे ख्यालात रखने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, निशा ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। ऐसा क्यों? आर्यन ने पूछा। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के ज्यादातर नेता और बड़े लोग असल में माफिया हैं। उनके पास असीम ताकत और ऊंचे संपर्क हैं, जिसकी वजह से उन्हें मिटाना नामुमकिन के बराबर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आसपास के बाकी इलाकों का भी यही हाल है, निशा ने वहां का कड़वा सच बताया। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई मार नहीं चाहता था, बल्कि उनकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि अगर इस इलाके का असली मालिक भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ तख्ता पलट हो जाता और शायद उसे वहीं मार दिया जाता। जरा सोचो, इस जगह पर तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों का अनुपात केवल 20% है। बाकी के 80% लोग सिर्फ अंधेरे में जीते हैं और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करते हैं। यही वजह है कि ये जगह एक बेहद भयानक और खौफनाक गर्त में बदल चुकी है, निशा ने उदास होकर कहा। ऐसी जगह पर जीना वाकई एक अभिशाप जैसा था। आर्यन ने निशा की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसे इस पूरी जगह की सामाजिक स्थिति का एक स्पष्ट खाका समझ में आ गया था। चलो आगे चलते हैं, आर्यन ने निशा से कहा, और वे दोनों फिर से सड़क पर आगे बढ़ गए। आसपास के आम लोगों ने इस लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे आए दिन सड़कों पर होने वाले ऐसे खूनी ड्रामों के आदी हो चुके थे, इसलिए वे चुपचाप अपने कामों में लगे रहे। आर्यन! तभी अचानक एक जानी पहचानी सुरीली आवाज गूंजी और तानिया ने दौड़कर आते हुए पीछे से आर्यन को कसकर गले लगा लिया। ये तुम क्या कर रही हो? आर्यन ने चौंककर तानिया की तरफ देखा, जिसने उसके शरीर को बहुत मजबूती से जकड़ रखा था। क्या तुमने मेरे उस ऑफर के बारे में दोबारा सोचा? क्या तुम मुझे अपने लिए काम पर रखना चाहती हो? तानिया ने अपनी खूबसूरत आंखें मटकाते हुए आर्यन से पूछा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आर्यन ने उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा। क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, तानिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, मुझे बस इस समय किसी सहायक की जरूरत नहीं है। आर्यन ने अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की। क्या तुम सच कह रहे हो? तानिया कहाँ हार मानने वाली थी। वो लगातार आर्यन पर दबाव बनाने लगी कि वो उसकी बात मान ले। आर्यन इस खूबसूरत बला के सामने अपना सिर पकड़कर बैठ गया। सच तो ये था कि तानिया बहुत ही जिद्दी थी और आर्यन का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। निशा दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी थी। जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं जो देख रही हूं वो सच है? निशा ने खुद को एक हल्की सी चुटकी काटी ताकि ये पक्का कर सके कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। ये पक्का कोई सपना होगा, निशा ने खुद से कहा, लेकिन तानिया की आवाज़ और उसका आर्यन को गले लगाना इतना वास्तविक था कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? निशा सोच में डूब गई। आर्यन अभी भी तानिया की जिद से परेशान था, जो वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी आर्यन को एक उपाय सूझा और उसने निशा की तरफ देखा। निशा, क्या तुम संप्रदाय के भीतर इसके लिए किसी काम का इंतजाम कर सकती हो? आर्यन ने तानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। निशा अचानक अपनी सोच से बाहर आई और उसने आर्यन और तानिया को देखा। लेकिन जैसे ही निशा की नजरें तानिया की आंखों से मिली, निशा के भीतर अनजाने में ही एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया और वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। जी मास्टर, मैं समझ गई, मैं इसके लिए संप्रदाय में एक अच्छे काम का इंतजाम कर दूंगी, निशा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। लो सुनो, अब ये तुम्हें संप्रदाय में एक काम देगी, आर्यन ने तानिया से कहा। पर मैंने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, तानिया ने मुंह बनाते हुए आर्यन से कहा। वो तो आर्यन के पर्सनल स्पेस में रहना चाहती थी, संप्रदाय में नौकरी नहीं करना चाहती थी। मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा काम दिलवा दिया है, अब इसे पूरी ईमानदारी से करना, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गया। अध्याय 2424 दानव खोजी डकैत। तानिया से ये बातें कहने के बाद आर्यन ने फुर्ती से जिम्मेदारी निशा के कंधों पर डाल दी और वहां से निकल गया। उसने इस जगह से दूर जाकर मोक्ष के ठिकाने को ढूंढने का काम शुरू करने का फैसला किया। कितना प्यारा है। आर्यन को इस तरह भागते हुए देखकर तानिया बेहद खुश नजर आ रही थी। आर्यन को तंग करना अब तानिया की रोज की आदत बन चुका था। उसे आर्यन को रिझाने में एक अलग ही मजा आता था। ऐसा आनंद उसे आज से पहले किसी को रिझाकर कभी नहीं मिला था। महारानी, आप इस साधारण सी जगह पर क्या कर रही हैं? निशा ने तानिया से पूछा। वो जानना चाहती थी कि इतनी ऊंची हैसियत होने के बाद भी तानिया यहाँ क्यों घूम रही है। मैं तो बस थोड़ा मनोरंजन कर रही हूं, तानिया ने मुस्कुराते हुए निशा से कहा। आप कभी नहीं बदलेंगी। महारानी के हिस्से का सारा काम संभालते संभालते दीदी यकीनन बड़ी मुसीबत में होंगी, निशा ने कहा।
तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये सब जानबूझकर किया है। कुछ समय के लिए उसे मेरे हिस्से का काम करने दो, मैं तो इस छोटे से लड़के के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ, तान्या ने आर्यन के जाने की दिशा में देखते हुए कहा। वो लड़का सामान्य नहीं है, वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। निशा ने आर्यन की ताकत का अंदाजा लगाते हुए अपनी राय दी। क्या वो सचमुच इतना मजबूत है? तान्या ने पूछा। उसने संप्रदाय के मुखिया को बेहद आसानी से हरा दिया। हालांकि मैं उसकी असली ताकत की पूरी था नहीं ले पाई हूं, पर एक बात तो तय है कि वो जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली है, निशा ने कहा। तो तुम्हें भी अभी तक उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं है? फिर शायद उसकी परीक्षा मुझे ही लेनी होगी, तान्या ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन तान्या की बात सुनकर निशा थोड़ा डर गई। अगर तान्या को कुछ भी हुआ तो निशा और उसके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि उसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, तान्या ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी वो दिलकश मुस्कान साफ बता रही थी कि उसके दिमाग में आर्यन के लिए कोई बड़ी शरारत चल रही है। मुझे माफ करना, पर मैं आपको रोक नहीं पाऊंगी, निशा ने मन ही मन तान्या के स्वभाव को सोचकर हार मान ली। चलो, अब से तुम मेरे साथ चलोगी, तान्या ने निशा को आदेश दिया कि वो उसके पीछे पीछे चले। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, निशा ने तान्या के इस आदेश को स्वीकार किया। वे दोनों वहां से निकल गईं और दूर से आर्यन की हर हरकत पर नजर रखने लगी कि वो आगे क्या करने वाला है। दूसरी तरफ आर्यन तेजी से ब्रह्मांड के तारों के बीच से गुजर रहा था। वो हर एक तारे और हर एक छिपे हुए ठिकाने की बारीकी से तलाशी ले रहा था। वो अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करके भी ढूंढ सकता था, पर लगातार इस्तेमाल की एक सीमा होने के कारण उसे अपनी आंखों को थोड़ा आराम देना पड़ रहा था। बचाओ! जब आर्यन अपनी खोज में व्यस्त था, तभी उसे बहुत दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी तेज थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग एक साथ मदद की गुहार लगा रहे हैं। आर्यन ने तुरंत उस तरफ जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि वहां क्या हो रहा है। वो उड़ते हुए एक दूर दराज के इलाके में पहुंचा, जहां लगभग 10 मील के दायरे में फैला एक छोटा सा गांव था और वहां हजारों लोग रहते थे। आर्यन ने देखा कि पूरे गांव में आग लगी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। ये सब किसने किया? आर्यन ने गुस्सा होते हुए देखा कि हाथों में दोहरी तलवारें लिए कुछ डकैत पूरे गांव में उत्पात मचा रहे थे और मासूम लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। यहां तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। उनकी ये क्रूरता अक्षम्य थी। कमीने! आर्यन इस खौफनाक नज़ारे को देखकर पूरी तरह भड़क उठा। अपनी आंखों के सामने ऐसा अन्याय होते देखना उसके लिए नामुमकिन था। ऐसा लगता है कि ये लोग यहां किसी खास चीज को ढूंढ रहे हैं, अवनी ने आर्यन के दिमाग में आकर कहा। डकैतों के ढूंढने के तरीके से साफ था कि उनका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, पर मैं उन्हें मासूमों पर ऐसा जुल्म नहीं करने दे सकता। आर्यन इस स्थिति में चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता था। उसके भीतर का न्यायप्रिय स्वभाव जाग उठा था, खासकर तब जब सामने वाले बिना किसी दया के कमजोरों को काट रहे थे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है फौरन हमारे हवाले कर दो, उन दानव खोजी डकैतों के नेता ने गांव वालों को धमकाते हुए कहा। हमारे पास जो कुछ भी था हम पहले ही आपको सौंप चुके हैं, अब हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कृपया हमें जिंदा छोड़ दीजिए, गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। हमसे झूठ बोलने की जुर्रत मत करो, वरना तुम सब आज यहीं मारे जाओगे, डकैतों ने चिल्लाकर कहा। उन्हें मुखिया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वाले बेहद दहशत में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी जान बचाने के लिए और क्या कहें। अगर तुम लोग सच नहीं उगलना चाहते तो तुम सबको मरना होगा। डकैतों ने अपनी तलवारें हवा में लहराईं और विरोध करने वाले लोगों को काटना शुरू कर दिया। नहीं! चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग पूरी तरह हताश हो चुके थे। तभी आर्यन ने जमीन से कुछ छोटे कंकड़ उठाए और अपनी पूरी ताकत से उन डकैतों की तरफ फेंके। वे कंकड़ किसी गोली की रफ्तार से गए और उस डकैत समूह के कई बंदों को कई मील दूर हवा में उड़ा दिया। यहां क्या हो रहा है? बचे हुए डकैत चौंक गए और देखने लगे कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत हुई जिसने उन पर छुपकर हमला किया। इस पागलपन को यहीं रोक दो, तुम लोगों की इस घटिया हरकत को देखकर मुझे घिन आ रही है, आर्यन ने डकैतों के सामने आकर कड़कती आवाज में कहा। तू कौन है जो हमारे मामलों में टांग अड़ा रहा है? क्या तू नहीं जानता कि हम दानव खोजी डकैत हैं? एक डकैत ने आगे आकर आर्यन को डराने की कोशिश की। मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम लोग कौन हो, पर तुमने यहां जो तबाही मचाई है उसकी सीमा पार हो चुकी है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आर्यन ने कहा। कमीने! बचे हुए डकैत आर्यन पर बुरी तरह भड़क गए। तू खुद मौत को दावत दे रहा है, तो हम तेरी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। वे सब अपनी दोहरी तलवारें तानकर एक साथ आर्यन को खत्म करने के लिए लपके। तो फिर मुझे भी अपनी तलवार निकालनी ही होगी, आर्यन ने कहा और अपनी काली ड्रैगन तलवार बाहर निकाल ली।
तलवार के बाहर आते ही आर्यन ने दुश्मनों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जब भी आर्यन अपनी तलवार का एक पूरा चक्कर घुमाता, सामने वाले डकैतों के हथियार पल भर में टूट जाते और उनकी छाती चीरते हुई तलवार पार हो जाती। ये नामुमकिन है, ये कैसी तलवार है? आर्यन की तलवार की ताकत देखकर डकैतों के होश उड़ गए। वो तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि उनके मजबूत हथियारों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा और फुर्ती से अपनी तलवार चलाते हुए पल भर में वहां मौजूद सभी डकैतों का सफाया कर दिया। ये तो बहुत अद्भुत है। बचे हुए गांव वाले आर्यन की इस अकल्पनीय ताकत को देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेले लड़के ने उस खूंखार गैंग को चुटकियों में खत्म कर दिया। काम खत्म। सभी अपराधियों को ढेर करने के बाद आर्यन तुरंत घायलों की तरफ बढ़ा और उनकी मदद करने लगा। कई लोग बुरी तरह घायल थे और कुछ को बचा पाना अब मुमकिन नहीं था। इस जगह पर अचानक क्या हुआ था और इन लोगों ने तुम पर हमला क्यों किया? आर्यन ने मुखिया के पास जाकर इस खूनी हमले की असली वजह पूछी। अध्याय 2425 इन्फिनिटी पावर स्टोन। सच कहें तो हमें नहीं पता कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। वे बस इन्फिनिटी पावर स्टोन नामक एक चीज के बारे में बात कर रहे थे। असल बात जानने वाले एक व्यक्ति ने आगे आकर आर्यन को उन डकैतों के मकसद के बारे में बताया। इन्फिनिटी पावर स्टोन? आर्यन ने हैरान होते हुए उस नाम को दोहराया। अवनी, क्या ये वही चीज नहीं है जो बहुत समय पहले इस दुनिया से गायब हो गई थी? आर्यन ने अवनी से पूछा। बिल्कुल, इसे बहुत पहले एक बेहद गुप्त जगह पर सील कर दिया गया था। अंतहीन ऊर्जा पैदा करने की क्षमता के कारण इसका इस्तेमाल अक्सर युद्ध और एक दूसरे को तबाह करने के लिए किया जाता था। अवनी ने आर्यन को समझाया। इन्फिनिटी पावर स्टोन अब एक विलुप्त चीज थी और इसे दोबारा पाना नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि अमरकाल के समय से ही इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके कई तरह के उपयोग थे। आमतौर पर इसका इस्तेमाल बड़े जहाज़ों, प्रोफाउंड आर्क्स को चलाने के लिए किया जाता था, लेकिन इसे एक बेहद शक्तिशाली बम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कहा जाता था कि इसकी विस्फोटक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि यह हजारों ग्रहों को पल भर में आसानी से नष्ट कर सकता था। यहाँ तक कि ये इमॉर्टल रेल्म के योद्धाओं को भी मार सकता था। यही वजह थी कि अतीत में कई शक्तिशाली साधकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर गॉड रेल्म के सभी इन्फिनिटी पावर स्टोन्स को ऐसी जगह सील कर दिया था जहां उन्हें कभी ढूंढा न जा सके। अगर किसी को वो चीज मिल गई और उसने उसका गलत इस्तेमाल किया तो ये एक बहुत बड़ी आफत होगी, अवनी ने आर्यन से कहा। उसे पक्का यकीन था कि कोई न कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए उस खतरनाक चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मोक्ष भी उसी चीज के पीछे है? आर्यन ने अवनी से पूछा। शायद, क्योंकि इन्फिनिटी पावर स्टोन की असीम ऊर्जा आयामों के नियमों को भी तोड़ सकती है और एक छोटा सा रास्ता बना सकती है। तब तो हमें उसे किसी भी हाल में डकैतों से पहले ढूंढना होगा, आर्यन ने फैसला किया। भले ही वो चीज कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, उसका पता लगाना बेहद जरूरी था। क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और पता है? आर्यन ने गांव के मुखिया से और जानकारी मांगी। हमें बस इतना पता है कि उस पत्थर को खोजने के लिए उन्होंने कई जगहों को तबाह कर दिया है। ऐसा लगता है कि किसी ने वो पत्थर उनसे चुरा लिया है और उन्हें शक है कि वो चोर आसपास के किसी छोटे गांव में छुपा हुआ है, मुखिया ने बताया। इसका मतलब इन्फिनिटी पावर स्टोन इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे तुरंत अपनी खोज शुरू करनी चाहिए, आर्यन ने कहा और जाने से पहले उसने गांव वालों को मरहम पट्टी और दवाइयां दी ताकि वे अपने जख्मों का इलाज कर सकें। अवनी, कृपया मेरी मदद करो, आर्यन ने अवनी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अवनी ने सहमति दी। वे दोनों उस पूरे इलाके में इन्फिनिटी पावर स्टोन की मौजूदगी को महसूस करने के लिए निकल पड़े। अवनी के पास कीमती और शक्तिशाली चीजों को भांपने की गजब की क्षमता थी, इसलिए अगर वे पत्थर के करीब पहुंचते तो आर्यन के लिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वे दोनों गांवों से होते हुए पास के शहरों की तरफ बढ़े। आर्यन ने हर एक संभावित जगह की बारीकी से जांच की। आखिर उस इन्फिनिटी पावर स्टोन को कौन ले गया? मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कई गांवों और कस्बों की खाक छानने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो आर्यन थोड़ा निराश हो गया। मास्टर, उस सामने वाले बड़े शहर के बारे में क्या ख्याल है? अवनी ने आगे इशारा करते हुए कहा। हाँ, चलो वहीं चलते हैं, आर्यन ने सिर हिलाया और वे एक बहुत बड़े और घनी आबादी वाले शहर में दाखिल हो गए। ये शहर वाकई बहुत जीवंत और व्यस्त है। मुझे लगता है कि ये जगह दानव पशु संप्रदाय के पास वाले शहर से कहीं ज्यादा बेहतर है। शहर की रौनक देखकर आर्यन को समझ आ गया कि ये इस पूरे ग्रह का मुख्य केंद्र था। इतनी बड़ी जगह और इतने सारे लोग, मुझे लगता है कि चोर यहीं कहीं छुपा है, अवनी ने कहा। लगता है हमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अवनी ने आर्यन को बढ़ावा दिया। मैं समझ गया, वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आर्यन मुस्कुराया और उसने शहर के ऊपर तेजी से उड़ान भरी। नियमों के मुताबिक कोई भी आम इंसान शहर के भीतर इस तरह सरेआम नहीं उड़ सकता था। ऐसा करने की इजाजत सिर्फ ऊंचे ओहदे और खास काम वाले लोगों को ही थी, लेकिन आर्यन के पास खुद को दूसरों की नजरों से पूरी तरह गायब करने की अद्भुत क्षमता थी, इसलिए वो बिना किसी रोक टोक के हवा में तैर रहा था।
शुक्र है मेरे पास ये जादुई ताकत है जिसकी वजह से मैं बिना किसी पाबंदी के यहाँ वहाँ आ जा सकता हूँ। आर्यन ने राहत की सांस ली। मास्टर, अचानक अवनी की आवाज गूंजी। क्या वो मिल गया? आर्यन ने तुरंत पूछा। हाँ, मुझे इस जगह के पास एक बहुत ही प्रचंड ऊर्जा महसूस हो रही है। वो यकीनन उसी इमारत से आ रही है। अवनी ने एक बहुत बड़े सराय होटल की तरफ इशारा किया जहां लोगों की काफी आवाजाही थी। वो रहने और खाने की एक बड़ी जगह थी। क्या वो चोर इसी इमारत के अंदर है? आर्यन ने पूछा। निश्चित रूप से, वो व्यक्ति इस समय 7वीं मंजिल पर है। अवनी ने सटीक लोकेशन बताई। तो फिर देर किस बात की, चलो सीधे चलकर उसे अपने कब्जे में लेते हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन तुरंत सराय के अंदर दाखिल हुआ और सीधे 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए ठीक उसी कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गया जिसकी तरफ अवनी ने इशारा किया था। नॉक नॉक। आर्यन ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा कि अंदर मौजूद लोग किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते थे। वो छुपने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने अपनी गॉड आइज से दरवाजे के पार देखा। अंदर कुछ लोग बेहद डरावने और शातिर चेहरों के साथ हथियारों से लैस होकर खड़े थे। वे पूरी तरह से तैयार थे कि जैसे ही कोई जबरदस्ती अंदर घुसेगा वे उस पर जानलेवा हमला कर देंगे। ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, अवनी ने आर्यन को आगाह किया। ये दानव खोजी डकैतों के बंदे तो नहीं लग रहे हैं। आर्यन ने गॉड आइज से उनके पहनावे को देखकर उनकी पहचान पक्की की। पर हुलिये से ये कोई शातिर और पेशेवर चोर लगते हैं, अवनी ने अपनी राय दी। अच्छा, तो ये बात है, इन्होंने ही डकैतों के पास से वो पत्थर चुराया है। अब समझ आया कि वे डकैत इनके पीछे पड़कर मासूमों के गांवों को क्यों उजाड़ रहे थे। आर्यन को सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आईं। दरअसल इन्फिनिटी पावर स्टोन पहले उन डकैतों के हाथ लगा था, पर इन चोरों ने उसे वहां से उड़ा दिया, जिससे बौखलाकर डकैत हर जगह कत्लेआम मचा रहे थे। अब तुम क्या करने वाले हो? अवनी ने पूछा। इसे अपने कब्जे में लेना होगा। वो चीज इतनी खतरनाक है कि अगर इन जैसे गलत लोगों के हाथ में रही तो भारी तबाही मच जाएगी, आर्यन ने साफ किया। तो फिर ठीक है, अवनी ने कहा, और वो खुद आर्यन के पास बाहर आ गई। तुम अंदर से बाहर क्यों आ गई? आर्यन ने चौंक कर पूछा। क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। अगर वो पत्थर जरा सा भी अनियंत्रित होकर फट गया तो यहां मौजूद हर एक जीव पल भर में मारा जाएगा। इसलिए मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी, अवनी ने कहा। वो ये पक्का करना चाहती थी कि इन्फिनिटी पावर स्टोन को बिना किसी धमाके के सुरक्षित हासिल किया जा सके। अध्याय 2426 इमॉर्टल स्लेयर। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने अवनी से पूछा। हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूं, अवनी ने कहा। उन दोनों ने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर अपनी ताकत से दरवाजे को तोड़ दिया। आर्यन ने सिर्फ अपने हाथ के एक झटके से सामने के मजबूत दरवाजे को चकनाचूर कर दिया। अवनी फुर्ती से कमरे के भीतर दाखिल हुई और आर्यन भी तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। धत तेरी की, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसाए, इन्हें फौरन जान से मार दो। कमरे में मौजूद चोरों ने देखते ही आर्यन और अवनी पर सीधा हमला बोल दिया। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा और दुश्मनों को चकमा देने के लिए अपनी शैडो स्टेप्स कला का इस्तेमाल किया। अवनी ने इसी मौके का फायदा उठाया और पलक झपकते ही चोरों के सरदार के हाथ से वो कीमती पत्थर छीन लिया। वो पत्थर ले गई, जल्दी करो और उसे वापस छीनो। चोरों ने अवनी से पत्थर वापस लेने के लिए मिलकर घेरा बनाया। मैं तुम लोगों को उसके करीब भी नहीं फटकने दूंगा, आर्यन ने उनके सामने दीवार बनकर खड़े होते हुए कहा। मुझे पत्थर मिल गया है, अब बाकी तुम संभालो, अवनी ने आर्यन से कहा। चिंता मत करो, मैं इनसे निपट लेता हूं, आर्यन ने जवाब दिया। हमारे रास्ते से फौरन हट जाओ, चोरों ने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें यह पत्थर कहां से मिला और इसे कौन हासिल करना चाहता है? आर्यन ने चोरों के उस गिरोह से सीधे सवाल किया। तुम्हें यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप वो चीज हमारे हवाले कर दो। ये एक बहुत ही खास चीज है जो एक बेहद रसूखदार इंसान की है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसे अभी इसी वक्त हमें सौंप दो, चोरों के सरदार ने आर्यन को धमकी दी। अच्छा, तो ये बात है, जरा मुझे भी तो बताओ कि वो खास इंसान कौन है? आर्यन उनसे हर हाल में जानकारी उगलवाना चाहता था जो आगे बहुत काम आ सकती थी। इनसे बातें करना बेकार है, इन्हें सीधे अपने काबू में लेकर सारी सच्चाई बाहर निकालनी होगी, आर्यन ने मन ही मन सोचा। हमसे जानकारी उगलवाओगे? तुम कुछ ज्यादा ही हसीन सपने देख रहे हो, हम तुम्हें अभी यहीं दफन कर देंगे, चोरों ने कहा और अपने जहरीले हथियारों को बाहर निकाल लिया। इसे अभी खत्म करो, उन्होंने आर्यन पर चारों तरफ से हथियारों की बौछार कर दी। वे बहुत ही सधे हुए तालमेल के साथ हमला कर रहे थे ताकि आर्यन को बचने का कोई रास्ता न मिले। मानना पड़ेगा तुम लोग वाकई में काफी माहिर हो और कोई आम चोर नहीं हो। आर्यन को समझ आ गया कि ये पेशेवर हैं जो डकैतों से कहीं ज्यादा चालाक और फुर्तीले थे, तभी तो ये उनके पास से इन्फिनिटी पावर स्टोन चुराने में कामयाब रहे। आर्यन में अपनी इनविजिबल बॉडी आर्ट का इस्तेमाल किया। चोरों के सारे जहरीले वार आर्यन के शरीर के आर पार निकल गए। कोई भी हथियार उसे छू तक नहीं पाया क्योंकि उसका शरीर उस वक्त अभेद्य हो चुका था। सारे हथियार आपस में टकराकर जमीन पर गिर पड़े। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? चोरों को कुछ समझ नहीं आया। उनके मुताबिक उनके वार सीधे आर्यन को लगने चाहिए थे, पर असल में वे सब हवा में टकराकर बेकार हो गए।
बैम! आर्यन ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उनमें से एक के चेहरे पर जोरदार घूसा जड़ा। सिर्फ एक ही वार में आर्यन ने उसे जमीन पर ढेर कर दिया। ये क्या बला है? बाकी चोर आर्यन की रफ्तार को देख ही नहीं पाए। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनका एक साथी इतनी आसानी से बेहोश हो चुका है। यहां क्या हो रहा है? वे आर्यन से लड़ते हुए पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। तुम लोगों को अपने सामने खड़े दुश्मन पर ध्यान देना चाहिए। आर्यन अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ और उसने दोनों पैरों से जोरदार किक मारी। वे दोनों आर्यन के इस अचानक हमले को भांप नहीं पाए क्योंकि उसकी रफ्तार उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। तेरी की, ये क्या हुआ? मुझे तो हमला आते हुए भी नहीं दिखा, उन्होंने कराहते हुए कहा। वे सिर्फ इतना जान पाए कि आर्यन के इस वार ने उनकी हड्डियां तोड़ दी हैं। अब तुम लोग मेरे काबू में हो और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम लोगों से सच कैसे उगलवाना है, आर्यन ने उन्हें जमीन पर दबाते हुए कहा। तभी अचानक बाहर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। बाहर क्या चल रहा है? आर्यन ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई भयानक लड़ाई छिड़ गई है। ये ताकत, अवनी बाहर किसी से लड़ रही है, आर्यन ने महसूस किया। वो हैरान था कि इस शहर में ऐसा कौन है जो अवनी से मुकाबले की हिम्मत कर रहा है। आर्यन तुरंत बाहर आया तो उसने देखा कि अवनी एक काले चोगे वाले रहस्यमयी शख्स से मुकाबला कर रही थी। उस शख्स के पास अंधेरे की बेहद खौफनाक और भयानक ताकत थी, जिसकी दहशत से पूरा शहर थर-थर कांप रहा था और कई कमजोर लोग तो डर के मारे बेहोश हो चुके थे। ये कौन है? आर्यन को उस नकाब मुश्क शख्स से एक बेहद खतरनाक और अजीब सा एहसास हुआ। उस काले चोगे और डरावने मुखौटे के पीछे छिपे इंसान की पहचान कर पाना मुश्किल था। तुम कौन हो? अवनी ने उड़ते हुए पूछा। उसे भी सामने खड़े शख्स से एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। देखा जाए तो सामने वाले की मूल ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इमॉर्टल रेल्म के स्तर को छू सके, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बना रही थी वो थी उसकी इमॉर्टल स्लेयर तकनीक। ये एक ऐसी प्रतिबंधित और उच्च स्तरीय कला थी जिसका इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। हर बार इस तकनीक का उपयोग करने पर साधक की उम्र तेजी से घटने लगती और उसका शरीर किसी मॉन्स्टर की तरह सूख कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता। इसके बावजूद इसकी मारक क्षमता इतनी अद्भुत और विनाशकारी थी कि दुनिया के बड़े बड़े साधक भी इससे खौफ खाते थे, क्योंकि ये प्रकृति के सामान्य नियमों को चुनौती देती थी। ये जो कोई भी है बेहद ताकतवर लग रहा है, आर्यन ने अवनी की लड़ाई को देखते हुए कहा। नहीं, ये वो लोग हैं जो इमॉर्टल स्लेयर तकनीक के जानकार हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं और इनसे निपटना अवनी जैसी ताकतवर परी के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। चारू ने अचानक आर्यन के दिमाग में आकर उसे सचेत किया। ये आखिर है कौन? आर्यन ने गौर से देखा। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा दुश्मन नहीं देखा था। अवनी बहुत ही सावधानी से उसके हर वार को हवा में ही चकमा दे रही थी। वो जानती थी कि इस तकनीक का एक भी सीधा वार झेलना भारी पड़ सकता है, इसलिए वो सीधे टकराने से बच रही थी। वो तेजी से हवा में उड़ते हुए अपनी दूरी बनाए हुए थी। तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो कमीने। उस नकाब मुश्क को तुरंत समझ आ गया कि अवनी सिर्फ समय बिताने की चाल चल रही है। सच कहूं तो तुम्हारे खिलाफ लड़ना काफी सिरदर्दी का काम है। तुम्हारी ये तकनीक जरूरत से ज्यादा डरावनी है, अवनी ने हवा में तैरते हुए कहा। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे डर गई हो? उस शख्स ने घमंड से कहा। शायद तुम सही कह रहे हो, मैं तो बस एक कमजोर परी हूं, अवनी ने मजाकिया लहजे में अपनी कमजोरी स्वीकार की। अवनी की ये बात सुनकर उस शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके शरीर से पहले से भी ज्यादा खौफनाक और काली ऊर्जा निकलने लगी। अब वो अवनी को खत्म करने के लिए पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अवनी ने तुरंत अपने खूबसूरत पंखों को फैलाया और हवा के एक बेहद शक्तिशाली झोंके से उस दुश्मन को पीछे धकेलने की कोशिश की। उसके पंखों की हवा से वो शख्स थोड़ा पीछे तो हटा, लेकिन उसकी अजीब और अस्वाभाविक ताकत के कारण अवनी के इस हमले का उस पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ। ये सब बेकार है, उसने चिल्लाकर कहा और वो अवनी की तरफ और तेजी से झपटा। लेकिन अवनी लगातार अपनी दूरी बनाए हुए थी। रफ्तार के मामले में अवनी का कोई मुकाबला नहीं था। वो इतनी अविश्वसनीय गति से घूम रही थी कि उसे पकड़ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। आर्यन खुद अवनी की इस बेजोल रफ्तार से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसने खुद कई बार अवनी की गति की परीक्षा ली थी और वो कभी उसे छू तक नहीं पाया था। अध्याय 2427। अवनी की रक्षा। अवनी काफी चालाक थी। वो हवा में अपनी बेजोड़ रफ्तार का इस्तेमाल करके उस नकाबपोश दुश्मन को बुरी तरह छका रही थी। मानना पड़ेगा, अवनी बहुत शातिर तरीके से लड़ रही है। आर्यन ने नीचे से उसकी फुर्ती देखकर मन ही मन कहा। वो अपनी गति से सामने वाले को पूरी तरह बेबस कर रही थी। काले चोगे वाले उस शख्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अवनी की इस लुका छिपी से बुरी तरह चिढ़ चुका था। इमॉर्टल स्लेयर प्रिजन। उसने तुरंत अपनी उस डरावनी तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि अवनी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके और उसके भागने के सारे रास्ते बंद किए जा सकें। अब तुम यहां से चाहकर भी नहीं भाग पाओगी। अवनी की रफ्तार को एक जादुई दायरे में बांधने के बाद उसने उस पर सीधा और भीषण हमला बोल दिया। अब अवनी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे आमने सामने की इस लड़ाई को स्वीकार करना ही पड़ा। अब उसकी कोई भी पुरानी तरकीब यहां काम नहीं आ रही थी। बैम!
दोनों के बीच हवा में ही जोरदार टक्कर हुई। एक के बाद एक कई प्रहारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे अवनी को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस शख्स का वो वार इतना शक्तिशाली और खौफनाक था कि अवनी उसके झटके को पूरी तरह झेल नहीं पाई और उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। अब इस दुनिया में कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता, काले चोगे वाले शख्स ने घमंड से कहा। उसे लग रहा था कि अवनी अब पूरी तरह उसके काबू में आ चुकी है। क्या सचमुच ऐसा है? अवनी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और उसने अपनी पूरी ताकत को जगाया। फेरी विंड डोमेन। अवनी ने अपने उस खास जादुई दायरे को चारों तरफ फैला दिया। देखते ही देखते हवा का एक ऐसा प्रचंड तूफान उठा जिसने उस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और सामने आ रही हर चीज को जड़ कर दिया। यहां तक कि उस शख्स ने जो जादुई जेल तैयार की थी वो भी अवनी के इस डोमेन के प्रभाव से पल भर में टूटकर बिखर गई। अवनी का यह दायरा इतना विशाल था कि उसने लगभग पूरे ग्रह को अपने घेरे में ले लिया था। अब मैं और कोई ढिलाई नहीं बरत सकती, क्योंकि मेरा सामना एक ऐसे दुश्मन से है जिसके पास साधकों को पल भर में मिटाने की प्रतिबंधित शक्ति है, अवनी ने खुद से कहा। वो समझ चुकी थी कि सामने वाला बेहद खतरनाक है। अवनी की ताकत सचमुच काबिले तारीफ है। आर्यन ने नीचे खड़े होकर आसमान में चल रही इस खूनी जंग को देखा। दोनों के बीच की टक्कर से आसपास के बादलों में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। अवनी अपनी पूरी क्षमता के साथ मुकाबला कर रही थी, लेकिन उस सख्त डोमेन के भीतर होने के बावजूद दुश्मन की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। वो शख्स अवनी के हर एक वार का उसी तीव्रता से जवाब दे रहा था। आइस ब्रेकर। अवनी ने अचानक मौसम का मिजाज बदला और अपनी बर्फ जमाने वाली तकनीक से उस शख्स के शरीर को एक जगह स्थिर कर दिया। आइस स्वॉर्ड फॉल डाउन। इसके तुरंत बाद अवनी ने आसमान से बर्फीली तलवारों की बौछार कर दी। उसके हमलों का यह तालमेल इतना सटीक था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फेरी विंड डोमेन। सिकड़ो। अवनी ने अपने उस विशाल दायरे को एक बिंदु पर समेटना शुरू किया। इसके सिकुड़ते ही भीतर एक भयानक विनाशकारी चक्रवात पैदा हुआ जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह मिटा देने पर आमादा था। वो उसे संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। वो शुरू से ही उसके वजूद को पूरी तरह राख बना देना चाहती थी। काम खत्म। जब अवनी को उस दायरे के भीतर दुश्मन की ऊर्जा का कोई नामो निशान नहीं महसूस हुआ तो उसने राहत की सांस ली और खुद को थोड़ा ढीला छोड़ा। उसे लगा कि उसने उस बला को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। क्या सब खत्म हो गया? आर्यन को भी अब उस शख्स की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अवनी ने उस इमॉर्टल स्लेयर तकनीक के जानकार को धूल चटा दी है। तुमने मुझे आंकने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मेरे जैसे इंसान को मिटाना इतना आसान नहीं है। ठीक उसी पल जब आर्यन और अवनी को लगा कि वे जीत चुके हैं, नीचे मलबे के एक गहरे गड्ढे से वो शख्स अचानक प्रकट हुआ। उसने अप्रत्याशित दिशा से अवनी पर पीछे से वार किया। ये कैसे मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम? अवनी को तुरंत झटका लगा। उसे समझ आ गया कि यह शख्स कुछ अलग है। तो वो सिर्फ एक छलावा या बॉडी रिप्लेसमेंट था और असली शख्स तो अब मेरे सामने आया है। अवनी को अपनी भूल का एहसास हुआ। बहुत बकवास कर ली, अब सीधे मरो। उस शख्स ने बिना कोई समय गवाए अवनी पर बेहद क्रूरता से हमला किया। उसका यह अचानक किया गया वार बहुत ही सटीक और जानलेवा था। ये एक चाल थी। अवनी संभल पाती उससे पहले ही वो भारी प्रहार सीधे उसके शरीर पर लगा। अवनी कई फीट पीछे जा गिरी और इस अचानक हुए हमले से वो थोड़ी जख्मी हो गई। धत तिली की, उसके इस वार ने मुझे चोट पहुंचा दी। अवनी के लिए स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। दुश्मन की वो वर्जित तकनीक इतनी अजीब थी कि वो अवनी की सुरक्षा को भी भेदने में कामयाब हो गई थी, जो कि काफी चिंताजनक बात थी। अवनी इस समय थोड़ी मुश्किल में है। आर्यन नीचे से उसकी हालत देखकर चिंतित हो उठा। उस दुनिया को चुनौती देने वाली तकनीक के सामने अवनी को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो कीमती पत्थर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी चेतावनी है, उस नकाबपोश ने अवनी के सामने आकर कड़े शब्दों में कहा। उसका पूरा ध्यान इन्फिनिटी पावर स्टोन पर था। मैं तुम्हें ये बात कितनी बार समझाऊं? मैं इस विनाशकारी पत्थर को तुम्हारे जैसे खतरनाक इंसान के हाथ में कभी नहीं सौंपूंगी। अवनी ने दो टोक जवाब दिया। वो जानती थी कि अगर ये पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया पर तबाही आ जाएगी। तो फिर तुम्हारा अंत तय है। उस शख्स ने अपनी पूरी काली ऊर्जा को एक बिंदु पर इकट्ठा किया और अवनी को हमेशा के लिए मिटाने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। अवनी ने भी अपने बचाव के लिए खुद को तैयार किया। वो अपनी बची हुई पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने वाली थी। मरो। उसने अपनी उस भयानक और विनाशकारी ऊर्जा को अवनी की तरफ छोड़ दिया। गॉड स्लेयर लाइटनिंग शॉट। ठीक उसी समय जब दोनों की शक्तियां आपस में टकराने वाली थीं, आर्यन ने बीच में दखल दिया। उसने अवनी को बचाने के लिए अपनी दिव्य बिजली का एक बेहद शक्तिशाली शॉट उस शख्स की तरफ दाग दिया। कड़क। आसमान से गिरी वो दिव्य बिजली सीधे उस शख्स के ऊपर जाकर गिरी। वो अपने आर्यन के इस अचानक और प्रचंड वार को संभाल नहीं पाया। अर्र!
उस काले चोगे और डरावने मुखौटे वाले शख्स के मुंह से एक बेहद दर्दनाक चीख निकली। आर्यन के उस एक ही बार ने उसके एक हाथ को पूरी तरह झुलसाकर बेकार कर दिया था। मास्टर का ये वार वाकई बहुत असरदार था। जब अवनी ने देखा कि मास्टर ने उस खूंखार दुश्मन को एक ही झटके में पीछे धकेल दिया है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। दैव, ये बिजली! मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे मामूली दिखने वाले लड़के के पास इस तरह की दिव्य शक्ति होगी। उस शख्स ने अपने जख्मी हाथ को पकड़ते हुए आर्यन की तरफ बेहद नफरत और गुस्से से देखा। आर्यन उसकी उस जानलेवा नजर से बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा को थोड़ा और बाहर निकाला और सामने वाले पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये एक ट्रू गॉड के स्तर की शक्ति थी, जिसका मुकाबला वो इमॉर्टल स्लेयर तकनीक वाला शख्स चाहकर भी नहीं कर सकता था। भले ही आर्यन को अपनी इस दिव्य शक्ति की पूरी विरासत अभी हासिल नहीं हुई थी, फिर भी इस समय जो ऊर्जा उसके शरीर से निकल रही थी वो सामने वाले के हौसले पस्त करने के लिए काफी थी। अगर आर्यन के पास पूरी शक्ति होती तो नजारा कुछ और होता। धत तेरी की, तुम्हारी ये ताकत वाकई बहुत परेशान करने वाली है। इस स्थिति में मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है, उस शख्स ने आर्यन की बढ़ती ऊर्जा को भांपते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि यहां रुकना मौत को दावत देना है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हारा अंत बहुत बुरा हो और मैं बहुत जल्द तुम्हारे हाथों से वो इन्फिनिटी पावर स्टोन छीन लूंगा। उस शख्स ने पीछे हटने का फैसला किया और वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। वो भाग गया, अवनी ने उसे जाते हुए कहा। उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, आर्यन ने अवनी को रोकते हुए कहा। वो इस समय चोर का पीछा करके कोई नया जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसकी प्राथमिकता अवनी के जख्मों का इलाज करना था। आर्यन तुरंत अवनी के पास आया और उसे अपने उपचार शक्ति से ठीक करने लगा। आर्यन को अपने प्रति इतना फिक्रमंद देखकर अवनी का दिल भर आया और वो बहुत खुश हुई। तुम्हारी चोटें ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? आर्यन ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। बाहरी तौर पर जो घाव थे वो थोड़े गंभीर लग रहे थे। अगर उनका तुरंत इलाज न किया जाता तो वो आगे अवनी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। सामने वाला दुश्मन वाकई बहुत अजीब और सिरदर्दी था। उसकी वो तकनीक मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अवनी ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो पहले इसे पूरी तरह ठीक कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस खूबसूरत स्किन पर कोई दाग रह जाए और तुम बाद में उदास हो जाओ। मास्टर, अवनी आर्यन की इस बात पर पूरी तरह पिघल गई। उसे आर्यन का ये अंदाज बेहद पसंद आया। उसने बिना कुछ सोचे आर्यन को बहुत कसकर गले लगा लिया। आर्यन का सिर सीधे उसके बेहद कोमल और आरामदायक आगोश में समा गया। आर्यन को भी उस पल एक अजीब सा सुकून और असीम आनंद महसूस हो रहा था। अध्याय 2428 तान्या का उकसाना। मेरा दम घुट रहा है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा कसकर गले लगा लिया है, आर्यन ने अवनी से कहा। फुफुफु, क्या तुम्हें इसमें मजा नहीं आ रहा था? अवनी ने चुटकी लेते हुए आर्यन से कहा। वो अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन को उसका ये आगोश बेहद पसंद आ रहा था। तुम जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए अवनी से थोड़ा ढीला होने को कहा। तो फिर ठीक है, अब से मैं थोड़ा आराम से गले लगाऊंगी, अवनी ने प्यार से कहा। ये बहुत ही सुकून देने वाला है। आर्यन को अवनी के करीब होना बहुत अच्छा लग रहा था और वो पूरी तरह संतुष्ट था। अवनी ने कुछ देर और आर्यन को गले लगाए रखा और जब उसका मन भर गया तो उसने आर्यन को धीरे से छोड़ दिया। इसके बाद आर्यन ने अवनी के घावों की देखभाल शुरू की। उसने अपनी उपचार शक्ति से ये पक्का कर लिया कि अवनी का जख्म पूरी तरह ठीक हो जाए और त्वचा पर कोई ऐसा निशान न बचे जिससे उसकी खूबसूरती कम हो। सब ठीक हो गया? आर्यन ने अवनी को देखते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अवनी ने मुस्कुराकर आर्यन का आभार माना, क्योंकि उसने उसके सारे दर्द को पूरी तरह गायब कर दिया था। कोई बात नहीं, चलो अब वापस चलते हैं। आर्यन ने अवनी को साथ चलने का इशारा किया। उसके दिमाग में अभी भी कई बातें चल रही थीं। वो उन बंधक बनाए गए चोरों से पूछताछ करना चाहता था ताकि उस मुखौटे वाले शख्स का असली सच सामने आ सके। हाँ चलो, अवनी ने सिर हिलाया और वे दोनों वापस सराय यानी होटल की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही दोनों ने कमरे के भीतर कदम रखा, फर्श पर काले रंग का एक अजीब सा तरल फैला देखकर वे हैरान रह गए। इन्हें मार दिया गया, लेकिन कब? आर्यन हैरान था कि जिन चोरों को उसने बेहोश करके बंधक बनाया था, उन्हें किसी ने उसकी गैर मौजूदगी में बेहद क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया था। वो शख्स वाकई बहुत चालाक है। जब तुम मुझे बचाने में व्यस्त थे, उसने उसी मौके का फायदा उठाया और तुम्हारी भनक लगे बिना यहां आकर अपने ही आदमियों का काम तमाम कर दिया। अवनी ने माना कि वो नकाबपोश काफी शातिर दिमाग था। अब हमारे पास उनके खिलाफ कोई गवाह या सबूत नहीं बचा है। ये वाकई सिरदर्दी की बात है, आर्यन ने कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्फिनिटी पावर स्टोन अब हमारे पास है, इसलिए मैं इसे हमारी जीत ही मानूंगी, अवनी ने आर्यन को ढांढस बंधाया।
तुमने बिल्कुल सही कहा। जो चीज़ वे ढूंढ रहे थे वो अब हमारे पास है। देर सवेर वे खुद हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएंगे। आर्यन सहमत था कि दुश्मन दोबारा हमला जरूर करेगा। ठीक है, अब मैं अंदर चलती हूँ, अवनी ने कहा, और वो गायब होकर वापस आर्यन के शरीर के भीतर समा गई। आर्यन उस कमरे से निकलकर सीधे अपने खुद की सराय यानी होटल के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका आज का मकसद पूरा हो चुका था और वो कीमती पत्थर उसके कब्जे में था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब आर्यन अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि तान्या बड़े आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी। आर्यन की आवाज़ सुनकर सोई हुई तान्या की आंखें खुल गईं। वो अभी अभी आर्यन के बिस्तर पर एक अच्छी नींद का आनंद लेकर जागी थी। बस सो रही थी, तान्या ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रही हो? और निशा कहाँ चली गई? आर्यन ने तान्या से पूछा। वो निशा के बारे में जानना चाहता था। वो किसी बेहद जरूरी काम से बाहर गई है, तान्या ने जवाब दिया। वो ऐसा क्या काम कर रही है? आर्यन ने दोबारा पूछा। वो इमॉर्टल स्लेयर तकनीक के उस जानकार का पता लगाने गई है। हाल ही में वो रहस्यमयी शख्स इस इलाके के आसपास देखा गया है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के सभी बड़े साधक उससे मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तान्या ने आर्यन को बताया। क्या तुम उस शख्स के बारे में कुछ और जानती हो? आर्यन ने तान्या से जानकारी उगलवाने की कोशिश की ताकि वो अपनी कड़ियों को जोड़ सके। मेरे पास तुम्हारे लिए बस थोड़ी सी ही जानकारी है। मैंने सुना है कि वो इस दुनिया का नहीं है और वो किसी बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी गुरु के लिए काम करता है। वो लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन जब भी वो प्रकट होता है तो किसी न किसी ग्रह या तारे पर भारी तबाही मच जाती है। तान्या ने अपनी जानकारी आर्यन के साथ साझा की। अच्छा, तो ये बात है। आर्यन मन ही मन अंदाजा लगाने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा शक्तिशाली मास्टर होगा जो इमॉर्टल स्लेयर तकनीक वाले बंदों को अपना गुलाम बनाकर रख सकता है। क्या तुम कभी उससे मिले हो? अगर कभी वो तुम्हारे सामने आ जाए तो चुपचाप वहां से भाग जाना, क्योंकि उसके खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने जैसा है, तान्या ने आर्यन को एक गंभीर चेतावनी दी। मैं समझ गया, आर्यन ने कहा। सच तो ये था कि तान्या उसे ये बताने में काफी लेट हो चुकी थी, क्योंकि आर्यन न केवल उस शख्स से मिल चुका था बल्कि उसे जख्मी भी कर चुका था। तो तुम यहाँ कब तक रुकने वाली हो? आर्यन ने तान्या से पूछा। जब तक मैं बोर नहीं हो जाती, तान्या ने शरारती लहजे में कहा। वो तब तक आर्यन के आसपास रहने वाली थी जब तक उसका मन न भर जाए। हे भगवान, आर्यन ने तान्या की बात सुनकर अपना सिर पकड़ लिया। ये महिला वाकई बहुत बड़ी आफत थी। आओ मेरे साथ सो जाओ, तान्या ने बिस्तर पर थोड़ा खिसकते हुए आर्यन को सीधे अपने पास बुला लिया। क्या? आर्यन तान्या की इस बेहद साहसी और उकसाने वाली बात को सुनकर पूरी तरह चौंक गया। फुफुफु, तान्या आर्यन के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखकर जोर से मुस्कुराई। उसे आर्यन को इस तरह परेशान और चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। मास्टर, ये औरत आपके साथ खेल रही है, अवनी ने आर्यन के दिमाग में आकर कहा। वो साफ देख सकती थी कि तान्या अपनी अदाओं का इस्तेमाल करके आर्यन को जानबूझकर उकसा रही थी। उसे आर्यन को अपने वश में देखने की एक अजीब सी सनक थी। उसने इस बार गलत इंसान को चुनौती दे दी है। आर्यन ने मन ही मन कहा कि वो तान्या के इस खेल का करारा जवाब देगा। तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब तो मुझे शक होने लगा है कि तुम सचमुच एक मर्द हो या नहीं, तान्या ने आर्यन को और ज्यादा भड़काने के लिए कहा। आर्यन का चेहरा गुस्से और उत्तेजना के मारे गहरा हो गया। तान्या के इन शब्दों ने उसके भीतर की आग को पूरी तरह भड़का दिया था। तान्या लगातार हंस रही थी और आर्यन का मजाक उड़ा रही थी। अच्छा, तो ये बात है, अगर तुम्हें यही खेल पसंद है तो चलो फिर खेलते हैं, आर्यन ने कहा और उसने तान्या के खेल में शामिल होने का मन बना लिया। तान्या को लग रहा था कि वो आर्यन पर पूरी तरह हावी हो चुकी है और उसे काबू करना उसके लिए बच्चों का खेल है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आर्यन एक बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित खिलाड़ी था। आर्यन ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे तान्या के शरीर के ठीक ऊपर आ गया। ये क्या है? क्या तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही हो? तान्या ने आर्यन की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं अपने सामने खड़ी इस घमंडी महिला को अब और ज्यादा खुद को चिढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकता, आर्यन ने तान्या के बेहद करीब आकर कहा। फुफुफु, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अगर तुमने मुझे सच में भड़का दिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, तान्या ने आर्यन की छाती पर हाथ रखते हुए चेतावनी दी। तान्या को अपने ऊपर और अपनी असीम ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसकी नज़र में आर्यन चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो उसके सामने कभी नहीं जीत सकता था। ये औरत भी ना, आर्यन ने तान्या को देखा। वो आज तक जितनी भी महिलाओं से मिला था, तान्या उन सब में सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी और बेबाक थी। शायद उसकी ऊंची हैसियत और ताकत की वजह से ही वो आर्यन को इस तरह सीधे चुनौती दे रही थी। चलो मास्टर, इस घमंडी औरत को अपनी असली ताकत दिखा ही दो। ये आपके सामने आने वाली अब तक की सबसे ज्यादा अहंकारी महिला है जो आपको सीधे टक्कर दे रही है, अवनी ने अंदर से आर्यन का पूरा समर्थन किया।
तुम जो कुछ भी कह रही हो बाद में उसके लिए पछताना मत, आर्यन ने तान्या के चेहरे के पास आकर कहा। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए नहीं पछताती, तान्या ने पूरे घमंड के साथ आर्यन की आंखों में देखा। तो फिर चलो शुरू करते हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपनी उंगलियों से तान्या के कुछ खास हिस्सों को छूना शुरू किया। बच्चों का खेल। तान्या को लगा था कि आर्यन कुछ बहुत बड़ा या हिंसक कदम उठाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि वो सिर्फ अपनी उंगलियों से उसके शरीर को धीरे से छू रहा है तो उसने इसे एक मामूली सी हरकत समझकर खारिज कर दिया। वो नहीं जानती थी कि आर्यन की उंगलियों का ये स्पर्श उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला था। अध्याय 2429 तान्या का उकसाना 2। तान्या ने आर्यन की क्षमता को बहुत कम करके आंका था। उसे लगा कि आर्यन सिर्फ उसे छूकर कोई बचकानी हरकत कर रहा है। वो सोच रही थी कि आर्यन शायद कुछ बड़ा या साहसी कदम उठाने के बजाय बहुत ही आसान रास्ता चुन रहा है। ऐसा लगता है कि ये इस काम में अभी नौसिखिया है और एक नौसिखिए से निपटना बेहद आसान होगा, तान्या ने मन ही मन सोचा और वो आर्यन को अपनी असली ताकत का एहसास कराने के लिए तैयार होने लगी। आर्यन ने तान्या को देखकर एक गहरी मुस्कान बिखेरी। साफ था कि तान्या ने उसकी काबिलियत को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अब इसे अपनी असली शक्ति का स्वाद चखाने का सही समय है। आर्यन ने अपनी गुप्त उंगली तकनीक का कमाल दिखाना शुरू किया। उसने तान्या के शरीर के कुछ बेहद संवेदनशील हिस्सों को एक खास दबाव के साथ दबाना और सहलाना शुरू किया। जैसे ही आर्यन की उंगलियां एक खास लय में घूमने लगीं, तान्या को अपने पूरे शरीर में एक अजीब और अनसुनी सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? तान्या आर्यन के स्पर्श से पूरी तरह हैरान रह गई। यह एहसास उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा आरामदायक और सुखद था। ये क्या भला है? ये तो बहुत ही अद्भुत है। कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तान्या के मुंह से शब्द निकलना बंद हो गए। वो सुख के एक गहरे सागर में डूबने लगी थी। तान्या के शरीर में हो रही इस हलचल को भांपकर आर्यन ने आखिरकार उसका सबसे कमज़ोर पॉइंट यानी कमज़ोरी ढूंढ निकाला था। ज़रा देखूं तो अब कैसे बचती हो। आर्यन देखना चाहता था कि हमेशा घमंड में रहने वाली तान्या अब क्या प्रतिक्रिया देती है। तान्या को पहली बार देखते ही आर्यन को कुछ अजीब लगा था। वो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत थी। अपनी इस बेमिसाल खूबसूरती के दम पर वो किसी भी ऊंचे रसूख वाले मर्द को आसानी से अपना गुलाम बना सकती थी, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। यकीनन उसके यहाँ होने का कोई ऐसा मकसद था जिसे आर्यन अभी तक नहीं जान पाया था। खैर, जो भी हो, आज मैं इसकी इस चुनौती का पूरा मजा लूंगा और देखूंगा कि ये सचमुच मुझे रिझा सकती है या नहीं, आर्यन ने सोचा। ये नामुमकिन है। तान्या को अब धीरे धीरे खतरे का एहसास होने लगा था। वो समझ गई थी कि आर्यन की ये तकनीक बहुत खतरनाक है और वो इसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। उसने आर्यन की पकड़ से दूर हटने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ रुकना उसके आत्मनियंत्रण के लिए ठीक नहीं था। तान्या ने वाकई आर्यन को बहुत सीधा और मासूम समझ लिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लड़के के पास ऐसी अचूक और सम्मोहक तकनीक होगी। आर्यन ने तान्या के शरीर को बहुत ही मजबूती से जकड़ रखा था। उसने उसे वहां से हिलने तक का मौका नहीं दिया। अरे, इसने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तान्या को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन उसके इतनी शक्तिशाली शरीर की ताकत को इतनी आसानी से दबाकर रख सकता है। तान्या की खुद की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिसे रोकना किसी आम साधक के बस की बात नहीं थी। तान्या ने अविश्वास से आर्यन की तरफ देखा और आर्यन ने उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखकर एक विजयी मुस्कान दी। तुम? आर्यन की उस मुस्कान को देखकर तान्या के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। चलो देखते हैं कि तुम मेरे इस हमले को कितनी देर झेल पाती हो, जिसे तुम अभी तक बच्चों का खेल समझ रही थी, आर्यन ने उसके कान के पास कहा। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, तान्या ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा। तुम भले ही मुझसे मजाक कर रही थी, पर मेरा मजाक करने का कोई मूड नहीं है, आर्यन ने साफ किया। ये तो सचमुच गंभीर हो चुका है, तान्या ने उसकी आंखों में देखकर महसूस किया। अब पूरी बाजी आर्यन के हाथ में थी और वो तान्या के अहंकार को पूरी तरह कुचलने पर आमादा था। जो तान्या कुछ देर पहले तक पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी, वो अब आर्यन के छुअन के सामने पूरी तरह पस्त होने लगी थी और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। ओह, ये बहुत बुरा हो रहा है, मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ता जा रहा है। तान्या के लिए खुद को संभालना नामुमकिन हो गया। आर्यन का स्पर्श इतना तीखा और सुखद था कि वो पूरी तरह बेबस हो गई। आर्यन ने तान्या की गर्दन और कानों के पिछले हिस्से को अपनी उंगलियों से छुआ। तान्या का पूरा शरीर उस स्पर्श से बुरी तरह कांप उठा। आह, प्लीज वहां मत छुओ, तान्या के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसने आखिरकार आर्यन की तकनीक के सामने घुटने टेक दिए थे। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है?
तो फिर इसका पूरा आनंद लो, आर्यन ने कहा। उसने अपनी उंगलियों के दबाव को थोड़ा और बढ़ा दिया, जिससे तानिया को ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो बादलों के पार स्वर्ग में तैर रही हो। ये बहुत शक्तिशाली है, इस रफ्तार से तो मैं पूरी तरह हार जाऊंगी। तानिया को लगा कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से वापस आना उसके बस में नहीं था। वो आर्यन के इस जादुई हमले के सामने अपना बचाव करने में पूरी तरह नाकाम रही। नहीं, मैं सचमुच अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तानिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी अपनी सुध-बुध खो देगी। आर्यन की ये विधा इतनी लाजवाब थी कि तानिया जैसी फौलादी और शक्तिशाली महिला भी उसके सामने 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकी। ओह, तानिया चरम सुख के उस शिखर पर पहुंच गई जहां उसे दुनिया का सबसे अनोखा आनंद महसूस हुआ। अद्भुत! तानिया के मुंह से अनजाने में ही आर्यन की तारीफ निकल गई। ये एहसास उसकी सोच से कहीं परे था। तो कैसा लगा? अब तुमने मेरी असली काबिलियत देख ली ना? आर्यन ने तानिया के ऊपर से थोड़ा हटते हुए कहा। तानिया इस समय आर्यन की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसका पूरा शरीर अभी भी उस असीम सुख के झटके से थर-थर कांप रहा था। ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने खुद पर से पूरा नियंत्रण खो दिया है। आर्यन के स्पर्श ने तानिया के भीतर की सोई हुई इच्छाओं को इस कदर भड़का दिया था कि अब वो खुद पर काबू पाने में असमर्थ हो गई। वो आर्यन को पूरी तरह अपना बनाने के लिए बेचैन हो उठी। ऐसा लगता है कि तुमने इसे पूरी तरह से हरा दिया है अवनी, अवनी ने आर्यन के दिमाग में हंसते हुए कहा। बिल्कुल, समय के साथ मेरे ये हुनर और भी बेहतर होता जा रहा है, आर्यन ने गर्व से जवाब दिया। महिलाओं के मामले में उसका अनुभव अब उसे एक अलग ही स्तर पर ले जा चुका था। अभी आर्यन अवनी से बात कर ही रहा था कि अचानक तानिया बिस्तर पर उठकर बैठी और उसने पूरी ताकत से आर्यन को नीचे बिस्तर पर धकेल दिया। फुफ्फो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये हुनर इतना लाजवाब होगा। तानिया तुरंत आर्यन के शरीर के ऊपर आ बैठी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी मदहोश कर सकती थी। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? आर्यन ने तानिया को देखा तो वो चौंक गया। तानिया का पूरा हुलिया बदल चुका था। इस समय वो बेहद आकर्षक और कामुक लग रही थी। उसका सुगठित शरीर किसी भी मर्द के होश उड़ाने के लिए काफी था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक पा रही हूं, तानिया ने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा। आर्यन की उंगलियों ने जो उसके भीतर आग लगाई थी, उसे शांत करने के लिए अब उसे आर्यन की सख्त जरूरत थी। वाह, ये औरत तो जरूरत से ज्यादा सम्मोहक और खतरनाक रूप ले चुकी है, अवनी ने कहा। यह वाकई काफी मजबूत है। आर्यन ने नीचे से उठने की कोशिश की, पर तानिया ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके उसे नीचे ही दबाए रखा। इस बात से साफ था कि तानिया कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली योद्धा थी। आखिर तुम सचमुच कौन हो? आर्यन ने तानिया के चेहरे को करीब से देखते हुए उसका असली परिचय पूछा। क्यों, क्या तुम्हें मेरे बारे में जानने की इतनी ज्यादा उत्सुकता है? तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी एक उंगली से आर्यन की छाती पर धीरे धीरे एक घेरा बनाने लगी। अध्याय 2430। तान्या को समृद्धि ने उड़ाया। मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हूं, आर्यन ने तान्या से कहा। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तुम मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जान जाओगी, तान्या ने आर्यन से करीब आते हुए कहा। तान्या ने बिना कोई वक्त गंवाए तेजी से आर्यन के ऊपरी कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। आर्यन के स्पर्श ने उसके भीतर की कामुक उत्तेजना को पूरी तरह भड़का दिया था। तान्या के हाथ बहुत फुर्ती से चले और कुछ ही पलों में आर्यन का सीना पूरी तरह से अनावृत हो गया। आह, ये! तान्या की आंखें आर्यन के गठे हुए शरीर को देखकर चमक उठीं। आर्यन का बदन बेहद सुडौल और आकर्षक था, बिल्कुल वैसा जैसा हर महिला एक आदर्श मर्द में चाहती है। तुम्हारा शरीर सचमुच बहुत लाजवाब है, तान्या ने उसकी तारीफ की। क्या तुम्हें ये पसंद आया? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल, ये जरूरत से ज्यादा बेहतरीन है, तान्या ने कहा, और वो धीरे धीरे आर्यन की छाती पर झुकने लगी। उसने अपनी ठंडी और नाजुक उंगलियों से आर्यन को सहलाना शुरू किया, जिसके स्पर्श से आर्यन को भी एक सुखद एहसास हुआ। ओह! तान्या का सब्र अब पूरी तरह जवाब दे रहा था। आर्यन के करीब होने का नशा उस पर इस कदर हावी था कि उसके मुंह से लार तक टपकने लगी थी। चलो, अब असली मजा शुरू करते हैं। तान्या और ज्यादा आक्रामक हो गई। वो बिस्तर पर पूरी तरह हावी होकर आर्यन पर अपने हुस्न का जादू चलाने लगी। उसकी तकनीक वाकई लाजवाब थी। अगर आर्यन के पास खुद पर काबू रखने की इतनी गजब की क्षमता ना होती तो वो बहुत पहले ही अपनी सुध-बुध खो चुका होता। तुम्हारी खुद को संभालने की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है, तान्या ने तारीफ की कि वो उसके इतने तीखे हमलों के बाद भी टिका हुआ था। इस बात ने तान्या के उत्साह को और बढ़ा दिया। तान्या ने अब अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया।
उसने आर्यन को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली सम्मोहन कला एन्चांटमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि वो आर्यन को अपना गुलाम बना सके। बैम! ठीक उसी पल जब तान्या अपना आखिरी वार करने वाली थी, एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा के झटके ने उसे आर्यन से दूर फेंक दिया। आह! ये क्या हुआ? तान्या बुरी तरह भड़क गई कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने उसे आर्यन से दूर धकेल दिया। कमरे के भीतर घूंघट ओढ़े 2 रहस्यमयी महिलाओं ने प्रवेश किया था। क्या कोई दुश्मन आ गया है? तान्या तुरंत सतर्क होकर खड़ी हो गई। आर्यन ने उन दोनों की ऊर्जा को पल भर में पहचान लिया कि वो कौन थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर इस तरह हमला करने की? उन दोनों ने तान्या को घूरते हुए कहा। तुम दोनों कौन हो? और मेरे काम में दखल देने वाली तुम होती कौन हो? तान्या ने गुस्से में कहा। ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, उन दोनों ने जवाब दिया। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि समृद्धि और अनुष्का थीं। वे काफी समय पहले ही डीमन गॉड क्षेत्र में आ चुकी थीं और समृद्धि की दिव्य क्षमताओं की मदद से वे आर्यन का पता लगाने में कामयाब रही थीं। लेकिन जैसे ही वे इस कमरे में पहुंचीं, वे तान्या को आर्यन के ऊपर हावी देखकर दंग रह गईं और इसीलिए उन्होंने तुरंत दखल देकर आर्यन को बचाया। मेरे काम में बीच में मत आओ। तान्या को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी पसंदीदा चीज में रुकावट डाले। वो मेरा है, इसलिए एक छोटी बच्ची की तरह बर्ताव करना बंद करो, समृद्धि ने बहुत ही शांत लेकिन कड़े लहजे में तान्या से कहा। समृद्धि का ये बेबाक अंदाज देखकर पास खड़ी अनुष्का भी हैरान रह गई, क्योंकि वो खुद समृद्धि की तरह अपनी भावनाओं को लेकर इतनी साहसी नहीं थी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छोटी बच्ची कहा? क्या तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? तान्या समृद्धि पर चिल्लाई। मैं यहां कोई झगड़ा करने नहीं आई हूं, बस तुम्हें एक आखिरी चेतावनी दे रही हूं। समृद्धि के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और सौम्यता थी। वो तान्या को अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मान रही थी। तान्या समृद्धि के इस शांत स्वभाव को देखकर और ज्यादा चिढ़ गई, क्योंकि समृद्धि के चेहरे पर डर या गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे यह बकवास पसंद नहीं है, चलो अब लड़ाई से ही फैसला होगा। तान्या ने खाली हाथों से ही समृद्धि पर सीधा हमला बोल दिया। समृद्धि बस मुस्कुराई और उसने अपने शरीर से एक बेहद खौफनाक और भारी जादुई दबाव बाहर निकाला। जैसे ही तान्या समृद्धि के करीब पहुंची, उस डरावने दबाव ने तान्या के कदमों को वहीं जाम कर दिया। अरे, ये ताकत तो बहुत ज्यादा है। तान्या उस भारी ऊर्जा के सामने सीधे खड़े रहने में भी नाकाम रही और देखते ही देखते वो फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ी। समृद्धि ने नीचे बैठी बेबस तान्या की तरफ देखा। उसने बिना किसी संघर्ष के तान्या को पूरी तरह जमीन पर ला दिया था। आखिर तुम कौन हो? तान्या के माथे से पसीना छूटने लगा था। मैं तो बस एक साधारण सी महिला हूं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? समृद्धि ने अपने दबाव को थोड़ा और बढ़ा दिया। ये औरत वाकई बहुत डरावनी है। ये आज तक मेरे सामने आए सभी दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तान्या के भीतर का घमंड पल भर में हवा हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे समृद्धि के भीतर अपने प्रति कोई नफरत या दुश्मनी महसूस नहीं हो रही थी। वो किसी पवित्र देवी की तरह निश्चल लग रही थी। अब चुपचाप हार मान लो, अनुष्का ने तान्या से कहा, क्योंकि वो समृद्धि के असली ताकत से अच्छी तरह जानती थी कि तान्या का जीतने का कोई चांस नहीं है। मैं हार मानती हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो, तान्या ने आखिरकार गुहार लगाई। मैं तुम्हें जाने दे सकती हूं, बशर्ते तुम वादा करो कि आगे से कोई गलत हरकत नहीं करोगी, समृद्धि ने कहा। मैं वादा करती हूं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तान्या ने तुरंत हामी भरी। ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, समृद्धि ने उसे आखिरी चेतावनी दी। आर्यन जोर से हंस पड़ा। तान्या को इस तरह डरे हुए देखना वाकई मजेदार था, जो कुछ देर पहले तक शेर बन रही थी। समृद्धि ने अपनी ऊर्जा को वापस खींच लिया, जिससे तान्या को राहत मिली और वो उठकर खड़ी हो गई। उसने तुरंत समृद्धि से एक सुरक्षित दूरी बना ली। तो अब बताओ तुम चाहती क्या हो? वैसे देखने से तुम एक शुद्ध सक्यूबस लगती हो, समृद्धि ने तान्या की असली प्रजाति को भांपते हुए उससे पूछा।